आ गए आप सभी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर मुझे बता दीजिएगा। हेलो हाय एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी, एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में, जो कि है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे आप पुष्यभूति वंश, ऑब्लिक करके वर्धन वंश भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक ही साम्राज्य है, एक ही साम्राज्य के दोनों नाम हैं, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, इसीलिए साथ में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों ही नामों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने गुप्तोत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, आप देख लीजिएगा वो वाला लेक्चर भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो। तो गुप्तोत्तर काल के बारे में हमने प्रमुख राजवंश पढ़े थे, उन्हीं राजवंशों में एक राजवंश था पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, जिसके बारे में हमने चर्चा करनी। बाकी जो राजवंश थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली कल के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल ही लिया होगा आप लोगों ने। तो पुष्यभूति वंश जिसका साम्राज्य या जिसका शासन हरियाणा राज्य, जो वर्तमान हरियाणा राज्य है, वहाँ का एक स्थान है थानेश्वर, वहाँ पर हुआ करता था। उसके आसपास का थोड़ा सा स्थिति हम देख लेते कि क्या थी। तो पंजाब जो थे, यहाँ पे हुणों का शासन हुआ करता था। पंजाब के नीचे हरियाणा राज्य आप सभी जानते हैं पंजाब से ही अलग होकर बना हुआ राज्य है। वहाँ पे एक स्थान हुआ थानेश्वर, जहाँ पे पुष्यभूति वंश। उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो गंगा के मैदानों में कन्नौज नामक स्थान पर मोखरी वंश हुआ करता था। गुजरात के क्षेत्र में वल्लभी नामक स्थान पर मैत्रक वंश की स्थापना हो गई थी गुप्त वंश के पतन के बाद में। ठीक है, ये सारे राजवंश आ गए थे। मगध मालवा क्षेत्र, तो मगध मालवा क्षेत्र कौन सा होगा? वर्तमान बिहार में थोड़ा सा क्षेत्र, वर्तमान बिहार का मगध वाला क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का उत्तर वाला, ठीक है, उत्तर दिशा वाला जो क्षेत्र, मतलब ऊपरी क्षेत्र मध्य प्रदेश का, तो वो क्षेत्र कहलाता है मगध मालवा का क्षेत्र, जहां पर उत्तर गुप्त वंश का शासन था। बंगाल मतलब वर्तमान का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पूरा एरिया बंगाल कहलाता था, और ये बंगाल पर शासन था गौड़ वंशों का। असम राज्य जो वर्तमान में है उसे कामरूप कहा जाता था, उस राज्य को क्या कहा जाता था? उस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था। यहाँ पर कामरूप वंश या फिर इस वंश को वर्मन वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका शासन हुआ करता था। तो ये कुछ स्थिति थी गुप्त वंश के पतन के बाद में उत्तर भारत के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में अभी हम नहीं गए, हम केवल उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डाल लिया होगा आप लोगों ने, तो पहली लाइन लिखेंगे पुष्यभूति साम्राज्य थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे आप? ये जो थानेश्वर है, याद रखने के लिए, कहाँ पर है? हरियाणा राज्य, वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। संस्थापक, तो फाउंडर कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन हुए। क्या नाम हुआ शासक का? पुष्यभूति वर्धन। तो दो चीजें देखी हमने, क्या क्या देखा कि जो पुष्यभूति साम्राज्य था, जिसका स्थान था थानेश्वर, कह सकते हैं राजधानी थी उनके साम्राज्य की थानेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन हुए, इसीलिए इस वंश का नाम, इन्हीं के नाम पर पुष्यभूति वंश हो गया। तो आप लिख लेंगे ये वाली लाइन भी कि शासक पुष्यभूति वर्धन थे, इसीलिए इस वंश का नाम, इन्हीं के नाम पर पुष्यभूति वंश रखा गया, पुष्यभूति वंश। और इनका उपनाम वर्धन हुआ करता था, इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश। ठीक है, इसीलिए इनके दो नाम हैं। अब दोस्तों, पुष्यभूति वंश जो था ये पूर्व में गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ करता था? सामंत हुआ करता था, अधीनस्थ सामंत थे ये लोग। तो प्रभाकर वर्धन एक शासक हुए पुष्यभूति वंश के। वे पुष्यभूति वंश के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था, मतलब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। कब? जब गुप्त वंश का पतन हो गया था। तो पुष्यभूति वंश के शासक, एक शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन, इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हुए, स्वतंत्र शासक। ठीक है, जैसा कि हमने देखा गुप्त साम्राज्य जब यहाँ पर था तो आसपास के जितने भी राजवंश थे, जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे, वे सभी क्या थे?
स्वतंत्र नहीं थे, वे अधीनस्थ सामंत थे गुप्त साम्राज्य के शासकों के। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो उस समय जब स्वतंत्रता घोषित करी तो पुष्यभूति वंश के शासक कौन हुआ करते थे? प्रभाकर वर्धन। इसीलिए ये पहले ऐसे स्वतंत्र शासक हुए। ठीक है, पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन इनकी पत्नी थी। जब इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी का नाम हुआ यशोमती। वाइफ का नाम क्या लिखेंगे? यशोमती। अब एक स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे भी, नोट डाउन भी करते जाएंगे और याद भी रखते जाएंगे ताकि चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाए। प्रभाकर वर्धन की शादी हो गई है, इनका विवाह हो गया है और वाइफ का नाम है यशोमती। प्रभाकर वर्धन की अब क्या होती है? संतान होती है प्रभाकर वर्धन। तो पुष्यभूति वंश के इन शासक की 3 संतानें होती हैं। ठीक है, कितनी संतानें होती हैं? 3 संतानें होती हैं, जिसमें 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है इनकी। तो बड़े बेटे का नाम होता है राज्यवर्धन। फिर इनकी पुत्री होती है जिसका नाम रखते हैं राज्यश्री, और छोटे बेटे का नाम होता है हर्षवर्धन। यही हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रभाकर वर्धन जिनकी पत्नी का नाम यशोमती था, इनकी संतानें 3 संतानें होती हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन होता है जो कि आगे जाके इनका उत्तराधिकारी बनेगा, अर्थात इनके बाद में ये शासन करेगा पुष्यभूति वंश पे। तो राज्यवर्धन, राज्यश्री पुत्री, और छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन होता है। अब दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी होते हैं राज्यवर्धन, अर्थात पुष्यभूति वंश जिसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, उसके शासक कौन होते हैं? राज्यवर्धन बन जाते हैं। अब क्या घटना होती है कि इनकी मृत्यु हो जाती है प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर पूरी स्टोरी लिखते जाएंगे ना, चाहे कितनी भी बड़ी स्टोरी हो, लेकिन आप स्टोरी पूरी लिख लेंगे ताकि जब भी आप उसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ भूल गए होंगे तो फिर से रिकॉल हो जाएगा आपको। तो पूरी स्टोरी लिखते जाएंगे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक बनते हैं। अब राज्यवर्धन क्या करते हैं? अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन का, अर्थात प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह करवाते हैं। ठीक है, इनका विवाह किससे होता है? मैंने आपको बताया ही था कि जो मोखरी वंश, कन्नौज का मोखरी वंश है, यहाँ के शासक हुए थे ग्रहवर्मन। ठीक है, किसके पुत्र थे? अंतिम वर्मन या अंतिम वर्मा के पुत्र थे ग्रहवर्मन। इनसे राजश्री का विवाह होता है। तो राजश्री का विवाह किससे करवाया जाता है? मोखरी वंश के शासक मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन दोनों ही नाम इनके लिए जाते हैं। तो मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से राजश्री का विवाह। राजश्री कौन है? प्रभाकर वर्धन की बेटी है और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है। मोखरी वंश थानेश्वर के निकट ही गंगा के मैदान, जो कि काफ़ी विकसित क्षेत्र था, काफ़ी सफल शासन था यहाँ का कन्नौज का। मैंने आपको बताया था, पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी। तो वहाँ के मोखरी वंश के शासक थे ग्रहवर्मन। किसके पुत्र थे? अंतिम वर्मा के पुत्र थे। अंतिम वर्मन भी कहा जाता है उनको, उनके पुत्र हुआ करते थे। अब राजश्री का विवाह हो गया है, राज्यवर्धन क्या हो गए? पुष्यभूति वंश के शासक बन गए और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है। अच्छे से शासन चल रहा था, सब कुछ खुशहाली फैली हुई थी चारों तरफ। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश भी काफ़ी विकसित हो रहा था और कन्नौज भी काफ़ी विकासशील और विकसित हो रहा था। अब दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों होते तो हैं ब्राह्मण धर्म की, ठीक है, मतलब वैष्णव धर्म को भी अच्छे से ये मानते हैं। ब्राह्मण होते तो वैष्णव धर्म की भी उतनी ही चलती है और शैव धर्म, दोनों को बराबर तवज्जो देते हैं। इन धर्मों को तो ये तवज्जो देते ही हैं, साथ ही साथ अन्य जो धर्म हैं जैसे कि जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उन्हें भी ये काफ़ी विकसित करते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब देखिए बंगाल में इस समय गौड़ वंश का शासन चल रहा होता है। तो गौड़ वंश के शासक कौन होते हैं इस समय पर? शशांक होते हैं। राजा का नाम लिखेंगे शशांक। तो यहाँ बंगाल में शासन कौन कर रहे हैं? गौड़ वंश कर रहे हैं। गौड़ वंश के शासक कौन हुए? शशांक हुए। और मगध मालवा के क्षेत्र में उत्तर गुप्त वंश के अंतर्गत जो शासक आए थे, जो यहाँ पे इस समय पर तात्कालिक शासक थे, वे कौन थे? देवगुप्त।
अब देवगुप्त चूंकि कन्नौज के निकट ही थे और कन्नौज काफ़ी विकसित क्षेत्र था, काफ़ी विकास, मतलब यहाँ पे काफ़ी विकास हो रहा था। अब जब निकट के राज्य में इतना विकास हो रहा है और पड़ोस के राज्य में राज्य विकास नहीं कर पा रहा है, उनके बराबर नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ी जलन तो होगी। तो देवगुप्त को क्या थी, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से जलन थी, थोड़ी सी उनको दिक्कत थी कन्नौज वंश से। इधर बंगाल के गौड़ वंश के जो शशांक शासक होते हैं, ये शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, कौन सा धर्म होता है इनका? इनका धर्म होता है शैव धर्म। हमने कल के लेक्चर में देखा था शैव धर्म। अब शैव धर्म के अनुयायी कट्टर अनुयायी होते हैं दोस्तों। ये भी थे थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे, वे भी शैव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे, कन्नौज के शासक भी मानते थे, लेकिन साथ ही साथ अन्य धर्मों का भी ये सम्मान करते थे। लेकिन ये बात बंगाल के शासक जो शशांक थे उनको गवारा नहीं थी। वे केवल शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को ही वे आगे बढ़ाना चाहते थे, अन्य धर्मों का ये बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। माना जाता है कि शशांक द्वारा बौद्ध धर्म का काफ़ी विरोध किया गया था। विरोध के फलस्वरूप इन्होंने गौतम बुद्ध ने जहाँ पे दीक्षा प्राप्त की थी, बोधि वृक्ष, उसे भी कटवा दिया था। गौतम बुद्ध के चरण जो बने हुए थे एक चट्टान पे, उस चट्टान को उखाड़ के उन्होंने नदी में प्रवाहित करवा दिया था, ताकि कोई भी साक्ष्य, किसी भी तरह का साक्ष्य ना रहे। इतनी घृणा करते थे ये बौद्ध धर्म से। अब होता क्या है दोस्तों कि ये देवगुप्त को अपने साम्राज्य में बुलाते हैं, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, देवगुप्त से दोस्ती करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी विकसित हो रहे थे, तो इनकी भी नज़र थी इन राज्यों पे, थानेश्वर और कन्नौज पे। देवगुप्त को तो जलन हो ही रही थी कन्नौज से, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब क्या होता है, देवगुप्त को शशांक इनसे दोस्ती कर लेता है, देवगुप्त से मित्रता कर लेता है और अपने राज्य में बुलाता है। अब ये यहाँ पे एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र रचने के दौरान क्या करते हैं, वे एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें वे कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा पे चढ़ाई करने वाले होते हैं और उनको मारने वाले होते हैं। ऐसी ये क्या करते हैं, चाल चलते हैं या फिर एक योजना तैयार करते हैं। अब शशांक क्या करता है, शशांक इनडायरेक्टली देवगुप्त का साथ दे रहा होता है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, सामने नहीं आता है, अप्रत्यक्ष रूप से देवगुप्त को भड़का देता है और अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, देवगुप्त की सहायता करता है। देवगुप्त द्वारा कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब ग्रहवर्मा कौन थे, राज्यश्री के पति थे। राज्यश्री को क्या करते हैं, ये ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं और राज्यश्री को बंधक बना लेते हैं, जेल में या कारागार में ये डाल देते हैं राज्यश्री को। राज्यश्री जो कि थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन की क्या थी, बहन थी। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की क्या हुआ करती थी, बहन हुआ करती थी। अर्थात ग्रहवर्मन क्या हुए, ये पुष्यभूति वंश के दामाद हुए, जमाई हुए। ठीक है, अब जब दामाद की हत्या कर दी, बहन को कारागार में बंद कर दिया, बहन को विधवा बना दिया, तो ऑब्वियस है कि भाई को गुस्सा आएगा। राज्यवर्धन को काफ़ी गुस्सा आया कि उन्होंने किस तरह से कन्नौज जैसे विकसित राज्य को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो उन्हें गुस्सा आया और किस तरह से अपनी बहन के पति को मार दिया और बहन को विधवा बना दिया और बहन को कैद कर दिया। राज्यवर्धन को अब आता है गुस्सा, वो कर देता है देवगुप्त पर चढ़ाई। कन्नौज का शासन तो समाप्त हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रहवर्मा खत्म हो गया। अब थानेश्वर के राज्यवर्धन आते हैं और देवगुप्त पर हमला करते हैं, देवगुप्त को भी मार देते हैं। तो यहाँ देवगुप्त भी मर गए, हो गया खत्म। अब चूंकि देवगुप्त किसके दोस्त थे, किसके मित्र थे, शशांक के मित्र थे, तो शशांक को भी गुस्सा आता है। तो शशांक क्या करते हैं, चालबाज थे ये, तो क्या करते हैं, ये राज्यवर्धन को एक चाल चलकर या फिर एक ऐसे प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत ये अपने राज्य में उन्हें बुलाते हैं। किन्हें, पुष्यभूति वंश के राज्यवर्धन को। कौन बुलाता है, गौड़ वंश के शासक शशांक बुलाते हैं और राज्य में बुलाकर क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, इन्हें भी मार देते हैं। अब राज्यवर्धन भी क्या हो गए, यहाँ से थानेश्वर से भी राजा खत्म हो गए। तो देखिए पूरी की पूरी जो वंशावली थी वो खत्म कर दी इन लोगों ने। ठीक है, अपनी दुश्मनी किसने कर दी, खासकर इसके जो प्रमुख ये चालबाज थे वो कौन थे, शशांक थे, गौड़ वंश के। देवगुप्त भी मर गए और थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन भी मर गए, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन भी मर गए। तीनों के तीनों साम्राज्य खाली हो गए। अब दोस्तों क्या होता है, राज्यश्री कारागार में बंद है, राज्यवर्धन मर गए हैं, प्रभाकर वर्धन की भी डेथ हो गई है। बचे कौन, पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन। कौन बचता है, हर्षवर्धन बचते हैं। काफ़ी छोटी उम्र होती है इनकी, 16 वर्ष की उम्र होती है, 16 साल के होते हैं ये, और इतनी 3 घटनाएं इनकी
जीवन में हो जाती। क्या क्या हो जाता है? एक तो पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद में जब भाई शासक बनते हैं और बहन का विवाह कर देते हैं तो बहन के पति शांत हो जाते हैं, मतलब इनके जीजाजी हुए या पुष्यभूति वंश के जो दामाद हुए उनका देहांत हो जाता है। बहन कारागार में। राज्यवर्धन जब बदला लेने जाते हैं तो राज्यवर्धन की भी मृत्यु कर दी जाती है शशांक द्वारा। अब शासक, इतनी विपत्ति में भी अब शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के शासक कौन बनते हैं? हर्षवर्धन बनते हैं, जो कि काफ़ी छोटी उम्र में बनते हैं, जो कि है 16 वर्ष की उम्र। समय क्या था? 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में ये शासक बनते, पुष्यभूति वंश का शासन संभालते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं हर्षवर्धन के बारे में? हर्षवर्धन कहाँ के शासक बनते? पुष्यभूति वंश के। कब? जब राज्यवर्धन, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन को शासक बनाया जाता है थानेश्वर का। और इनकी उम्र क्या हुआ करती थी? 16 वर्ष के ये होते थे। 16 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे, बहुत अल्पायु थे। और कब बने थे? समय क्या चल रहा था? तो 606 ईस्वी पूछा जाता है कभी कभी समय। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, हर्षवर्धन शासक बन गए। अब इनका पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है कि अपनी बहन को कारागार से निकालें और फिर अपने भाई का बदला ले, अपने भाई की मृत्यु का बदला ले। ये इनके उद्देश्य बन गए थे खास, इसके हर्षवर्धन के। चूँकि छोटी उम्र थी लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं अपनी बहन को बचा के लेके आऊँगा, मैं अपने भाई का बदला लूँगा। सारी चीज़ें इनके दिमाग में घुमा करती थी। देखिए फ्रेंड्स, इतिहास में वही शासक, उसी शासक का नाम लिया जाता है जो योग्य होते हैं। और योग्य लोग ही एक अच्छा शासन, एक अच्छी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं अपने साम्राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति। ऐसे ही थे हर्षवर्धन और ऐसा ही हमें जीवन में बनना चाहिए। देखिए, आप पहले स्टोरी इनकी समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितने शक्तिशाली थे और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण शासक है पुष्यभूति वंश के। अब हर्षवर्धन निकलते हैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी बहन कारागार से क्या होती है, भाग जाती है और सती होने के लिए बिहार के जो मगध वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ये इन्हें पता चलता है हर्षवर्धन को। तो ये हर्षवर्धन अपनी बहन को सबसे पहले ढूंढते हैं। तो एक बौद्ध अनुयायी हुए थे, उनका दिवाकर मित्र, उनकी सहायता से अपनी बहन को खोज निकालते हैं, ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अपनी बहन को ढूंढ लिया और अपने राज्य में रख लिया कि आप यहाँ पर रहिए बढ़िया सुरक्षित। अब हर्षवर्धन के माइंड में क्या चलता है? बहन को तो बचा लिया इन्होंने, अब उनके माइंड में चलता है कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लें। तो मृत्यु का बदला लेने के क्रम में ये क्या करते हैं? ये जाते हैं असम के क्षेत्र में। तो असम के क्षेत्र में कामरूप, ये जो असम का क्षेत्र कामरूप नाम से जाना जाता था, तो कामरूप क्षेत्र में शासन था वर्मन वंश का, या कामरूप वंश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे शासक थे भास्कर वर्मन। कौन थे? भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के क्या बन जाते हैं? सहायक बन जाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं और सहायता करते हैं उनकी। अब हर्षवर्धन को क्या करना है? शशांक को मारना है। हर्षवर्धन शशांक को इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि स्वयं इनकी मृत्यु हो जाती है शशांक की। शशांक, चूंकि यहाँ पे देवगुप्त भी मर गए, यहाँ पे शासन, देवगुप्त का शासन यहाँ पे हो गया था कन्नौज में, तो शशांक चूंकि देवगुप्त मर जाते हैं, फिर थानेश्वर, यहाँ राज्यवर्धन मर जाते हैं, ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाता है, तो शशांक का शासन कन्नौज पर भी हो जाता है। हर्षवर्धन द्वारा इतना परेशान करने के बाद में शशांक की जब मृत्यु हो जाती है, कई बुकों में ऐसा लिखा है कि हर्ष द्वारा ही शशांक को मार दिया जाता है, कई बुकों में लिखा गया है कि शशांक स्वयं मर जाते हैं, हर्षवर्धन उन्हें इतना परेशान कर देते हैं। ठीक है, अटैक वटैक आ जाता होगा, मर जाते होंगे इस कारण से, टेंशन में कि अब तो आ गया, अब तो मुझे मार ही डालेगा, ये सोच के। अब शशांक चूंकि यहाँ मर गया, हो गया बदला पूरा, हर्षवर्धन का भाई का बदला भी ले लिया, शशांक से लेना था, शशांक की मृत्यु हो गई, बहन को इन्होंने सुरक्षित अपने पास रखा हुआ था। कन्नौज का स्थान खाली हो गया शशांक जब मर गया तो कन्नौज का स्थान खाली हो गया, तो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन क्या करते हैं? कन्नौज पे भी शासन जमा लेते हैं और यहाँ की उत्तराधिकारिणी किसे बनाते हैं? अपनी बहन को बनाते हैं। चूंकि उनकी बहन का ही शासन था, उनके पति का, ग्रहवर्मा का, तो उनकी बहन को यहाँ की उत्तराधिकारिणी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? राज्यश्री को। और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का शासन संभालते हैं। ठीक है, कौन? हर्षवर्धन। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी जो कामरूप थे, जो कामरूप के शासन थे भास्कर वर्मन, जो कि मित्र हुआ करते थे,
किसके? हर्षवर्धन के। तो इस क्षेत्र को भी अधीनस्थ सामंत बना लेते हैं, छोटा सा क्षेत्र था तो क्या करते हैं? अधीनस्थ सामंत बना लेते हैं। कन्नौज के क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। मगध मालवा में देवगुप्त की भी डेथ हो जाती तो यहाँ का भी शासन क्या कर लेते हैं? किसके हाथ में आ जाता है? हर्षवर्धन के हाथ में आ जाता है उत्तर गुप्त वंश का शासन भी। तो काफ़ी कुछ एरिया हर्षवर्धन के द्वारा जीत लिया जाता है छोटी सी उम्र में। 16 वर्ष की उम्र थी दोस्तों उनकी। अब क्या करते हैं? हर्षवर्धन वल्लभी के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में उन्होंने शासन जमा लिया था, अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था। वल्लभी के क्षेत्र में जाते हैं और वल्लभी के क्षेत्र में किस वंश का शासन चल रहा होता है? मैत्रक वंश का शासन चल रहा होता है। जब ये वल्लभी के क्षेत्र पे हमला करते हैं, यहाँ का साम्राज्य लेने के लिए हमला करते हैं, तो यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? ध्रुवसेन द्वितीय। हमने पढ़ा था ध्रुवसेन द्वितीय जो मैत्रक वंश है उसके शक्तिशाली शासक के नाम के रूप में हमने पढ़ा था, ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन से क्या करते हैं? हार जाते हैं। जब युद्ध होता है तो ये हार जाते हैं ध्रुवसेन द्वितीय। हारने के बाद में क्या करते हैं? ये अपनी पुत्री, मतलब एक समझौता करते हैं, ठीक है। तो अपनी पुत्री जो होती है उनका विवाह हर्षवर्धन के साथ में कर देते हैं। तो ध्रुवसेन द्वितीय की पुत्री जो होती है, यहाँ की मैत्रक वंश की राजकुमारी जो होती है, उससे हर्षवर्धन का विवाह हो जाता है। तो सारी परिस्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है? अनुकूल बन रही है। एक शांति छाई हुई है साम्राज्य में। सब कुछ जो बदला लेना था वो भी मर गए थे, देवगुप्त भी मर गए थे और हर्षवर्धन भी अब बड़े हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो गुप्त वंश के जैसी प्रवृत्ति आ रही थी इनमें, केंद्रीकरण जैसी स्थिति वापस से उत्तर भारत के क्षेत्र में बनने लगी थी। बाणभट्ट एक रचनाकार हुए, एक साहित्यकार हुए थे, इन्हीं के टाइम पर थे। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में यदि हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात की जाए, पुष्यभूति वंश का साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, तो कश्मीर से नेपाल तक, उत्तर का जो क्षेत्र है कश्मीर से नेपाल तक पुष्यभूति वंश का शासन हो गया था। और पूरा उत्तर भारत तो हो ही गया था, लगभग पूरा उत्तर भारत इन्होंने जीत लिया था। चूंकि वल्लभी में ध्रुवसेन द्वितीय की पुत्री से हर्षवर्धन का विवाह हो जाता है, तो इस क्षेत्र पे क्या होता है? इनका प्रभुत्व जमने लगता है। चूंकि ये जो वल्लभी गुजरात वाला जो क्षेत्र है दक्षिण भारत के क्या है? निकट ही क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत में इस समय पर केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन कौन कौन से शक्तिशाली शासन थे यहाँ पे? कौन कौन से शक्तिशाली साम्राज्य वंश हुआ करते थे? तो चालुक्य एवं पल्लव वंश यहाँ दक्षिण भारत में हुआ करते थे। अब जब ये देखते हैं कि किस तरह हर्षवर्धन यहाँ पे केंद्रीकृत शासन उत्तर भारत में फिर से जमा रहा है, किस तरह अराजकता को यहाँ पे खत्म कर रहा है, तो पल्लव वंश के एक शासक होते हैं पुलकेशियन द्वितीय। कौन होते हैं शासक? पुलकेशियन द्वितीय होते हैं। वे वल्लभी में हर्षवर्धन के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर पाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यहाँ तक आ गया तो नर्मदा नदी को क्रॉस करके कभी न कभी दक्षिण भारत पर भी चढ़ाई करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? साम्राज्य विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार कर रहा है। सारी गतिविधियों को देख रहे थे कि किस तरह विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण की स्थिति में लेकर आ गए थे। छोटे छोटे राजवंशों को सभी को अपने में मिला लिया था और एक फिर से केंद्रीकृत शासन स्थापित कर रहे थे हर्षवर्धन। तो पल्लव वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय क्या करते हैं? हर्षवर्धन से युद्ध करते हैं। अब हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध होता है। इस युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय की जीत हो जाती है और हर्षवर्धन हार जाते हैं। अब कहाँ से मिलते हैं हमें ये स्रोत? वो लिख लीजिए ना, बाई टू बाई। जैसे मैं स्टोरी सुनाते जा रही हूँ आप अपने शब्दों में लिखते जाएंगे उसे। अब क्या होता है? सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वल्लभी पे भी प्रभुत्व होता है हर्षवर्धन का। इस प्रभुत्व को कौन सहन नहीं कर पाता है? चालुक्य वंश के, पल्लव वंश के नहीं, चालुक्य वंश के शासक होते हैं पुलकेशियन द्वितीय। चालुक्य वंश के शासक कौन हुए? पुलकेशियन द्वितीय, काफी शक्तिशाली। पुलकेशियन द्वितीय। इनका युद्ध होता है, किसके साथ में होता है इनका युद्ध? हर्षवर्धन के साथ में। हर्षवर्धन भी साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वो भी चाहता था कि मैं दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाऊं और यहाँ का साम्राज्य विजित करूं। युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? हर्षवर्धन हार जाते हैं, पुलकेशियन द्वितीय की क्या होती है? विक्ट्री होती है। द्वितीय। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि इस बात का प्रमाण क्या है? तो इस बात का प्रमाण दक्षिण भारत में स्थित है एक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, उसमें वर्णित है, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख? प्रमाण क्या है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में इस बात का वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे दक्षिण भारत में स्थित ऐहोल अभिलेख में पुलकेशियन द्वितीय की विजय
के बारे में बताया गया है। मतलब इस युद्ध के बारे में पहले तो लिखेंगे कि हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में पुलकेशन द्वितीय की विजय के बारे में वर्णन किया गया है ऐहोल अभिलेख में। एक और साक्ष्य है, क्या साक्ष्य है? चीनी यात्री इस समय पर, जो हर्षवर्धन का शासन था थानेश्वर में, तो हर्षवर्धन के समय पे एक चीनी यात्री आते हैं, हैनसोंग, क्या नाम है उनका? हैनसोंग। इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, हैनसोंग, इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था उसमें भी इस बात का वर्णन है, वृत्तांत, ठीक है, उसमें भी वर्णन है। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के ही समय एक प्रमुख साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का वर्णन नहीं किया है। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पुष्यभूति वंश के साम्राज्य में रहते थे, हर्षवर्धन के अधीन रहते थे वो, तो वो अपने राजा की बुराई तो नहीं करेंगे, है ना, साहित्यकार, क्योंकि ये इतिहास में पढ़ी जाती है चीज़ें और ये फिर अपने राजा को कमज़ोर प्रदर्शित करती है, इसीलिए उन्होंने किसी भी साहित्य में इस बात का वर्णन नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें हैं। हैनसोंग के बारे में आप लिखेंगे थोड़ी सी चीज़ें, एक पास में ही बनाएंगे, नोट करके लिखेंगे। हैनसोंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख लीजिए। हैनसोंग कौन थे? नोट करके पास में ही लिख लीजिए ताकि चीज़ें आप पढ़ लें फिर से, ठीक है। तो हैनसोंग कौन थे? चीनी यात्री थे। चीनी यात्री कब आए थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के समय आए थे। ये हर्षवर्धन के समय किस, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया है, ये बात भी लिखेंगे आप, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके पहले फाहियान भी आए थे जो कि चीनी यात्री थे, उसके बाद में हैनसोंग आते हैं, फाहियान के बाद में हैनसोंग आते हैं। कैसे याद रखेंगे? हैनसोंग में भी एच है ना, ह आ रहा है, हर्षवर्धन में भी ह आ रहा है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसोंग आए थे। और फाहियान कब आए थे? फाहियान गुप्त वंश के शासक जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी, उनके शासनकाल में आए थे। तो हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, स्टूडेंट थे, मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, में अध्ययन। और दूसरी नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे आप इनके बारे में। हाँ, इनका उद्देश्य क्या था इंडिया आने का? इनका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना और संभाल कर अपने साथ में लेकर जाना। तो बौद्ध ग्रंथों को, क्योंकि इस समय चीनी जो साम्राज्य, चीन जो है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी सम्मान किया जाता था, ये लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है आपके नेपाल और भारत के, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है बिहार के क्षेत्र में गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता इन्हें कहाँ मिली? चीन में मिली थी, ठीक है, चाइना में मिली थी। तो इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों को, क्योंकि इनको पता था यहाँ पे शैव भक्त, वैष्णव भक्त आ गए, अनुयायी आ गए, यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का उदय हो गया, तो ये लोग क्या करते थे, बौद्ध धर्म जो थी उसकी जो प्रसिद्धि थी वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो चीनी लोगों ने सोचा, चाइना के लोगों ने, कि जो अब हम बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म को मान रहे, तो क्यों ना इनसे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके हमारे क्षेत्र में लेकर आ जाएं। तो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना इनका उद्देश्य था, ठीक है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसमें चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय और पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैनसोंग के बारे में, ठीक है। बॉक्स बना के, चौकोर बॉक्स बनाकर नोट करके वहाँ पे लिख लीजिएगा हैनसोंग के बारे में ये जानकारी। चलिए अब हम चलते हैं कि हर्षवर्धन की हार हो जाती है, इसीलिए जो हर्षवर्धन का शासन है देखा जाए तो उत्तर भारत में तो उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था, लेकिन जो दक्षिणी सीमा है अपने साम्राज्य की, इनकी दक्षिणी सीमा हमेशा नर्मदा नदी बनकर रह गई। नर्मदा नदी को ये पार करके आगे के साम्राज्य को कभी भी ये जीत नहीं पाया, आगे की भूमि को ये कभी भी जीत नहीं पाए थे। नर्मदा नदी तक ही इनका शासन स्थापित रहा, दक्षिण में अगर देखें तो, ठीक है। इनके साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक ही रहा। चूँकि उत्तर भारत में इन्होंने गुप्त वंश के बाद में पहले ऐसे शासक रहे जिन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में फिर से केंद्रीकृत शासन बनाया था, इसीलिए इन्हें एक उपाधि दी गई थी, इन्हें सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि दी गई थी, ठीक है।
किस कारण से? क्योंकि उत्तर भारत में इन्होंने केंद्रीकृत शासन स्थापित किया था, इसीलिए इन्हें शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि दी गई थी। इन्हें उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था। एक और बात कही जाती थी इनके बारे में, उत्तर भारत का स्वामी। किसे? हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। देखिए यहाँ तक तो चीज़ें सब कुछ बढ़िया हो गई थी। उत्तर में इन्होंने कश्मीर और नेपाल तक के क्षेत्र में क्षेत्र विजित कर लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब संपूर्ण, लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में इनका राज्य हो गया था। किसका? हर्षवर्धन का। इसीलिए इन्हें शकलोत्तर पथनाथ कहा गया, उत्तर भारत का स्वामी कहा गया। बढ़िया से इनका शासन चल रहा था, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हर्षवर्धन एक अच्छे साहित्यकार थे, अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे। तो कुछ प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में उनसे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं या साहित्य। अब पूरी स्टोरी हो गई है दोस्तों, है ना, जो आपने स्टोरी लिखी है वो पूरी खत्म हो गई है। हर्षवर्धन ने बदला भी ले लिया, सब कुछ हो गया और साम्राज्य भी इतना अच्छे से विस्तारित कर दिया। हर्षवर्धन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कम उम्र में इन्होंने ऐसा जज्बा दिखाया, ऐसा साम्राज्य विस्तारित किया जो कि कोई भी नहीं कर पाया। जितने भी यहाँ पे राजवंश थे गुप्त वंश के बाद में, कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था जैसा कि हर्षवर्धन ने अल्पायु में कर दिया था। देखिए राजा तो कोई भी बन जाता है दोस्तों। आज की वर्तमान की स्थिति से भी यदि हम इसकी तुलना करें तो कोई भी, कभी कभी क्या होता है कि अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं, अपने पूर्वज ऐसे काम करके चले जाते हैं कि हमें मुफ्त में वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, अधिकार की। लेकिन यदि हम योग्य होंगे तो उन चीज़ों को संभाल कर रखेंगे, उन पर शासन कर सकेंगे, अपना साम्राज्य विस्तारित कर सकेंगे। लेकिन यदि हम ही अयोग्य होंगे, हम ही ध्यान नहीं देंगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे पास से छीन ली जाएगी, खत्म हो जाएगी। चूँकि हर्षवर्धन योग्य शासक थे, इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को न केवल संभाला, साथ ही साथ पूरे साम्राज्य पर को बढ़ाया भी, विस्तारित भी किया और केंद्रीकृत शासन उत्तर भारत में लेकर आए। हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए साहित्य, तो साहित्य लिखेंगे यहाँ पे पूरा लिखेंगे। हर्षवर्धन की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो किन किन रचनाओं का निर्माण? तो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, 2 प्रमुख ग्रंथ, उनका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने एक लिखा था सुप्रभात स्तोत्र, और एक इन्होंने लिखा था अष्ट महाश्री चैत्य। ठीक है, क्या क्या लिखा था? सुप्रभात स्तोत्र लिखा था, अष्ट महाश्री चैत्य, ये 2 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने संस्कृत में। कुछ नाटकों की रचना की थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत ग्रंथ नाटक ग्रंथ लिखेंगे, संस्कृत नाटक ग्रंथ। तो कौन कौन से संस्कृत नाटक ग्रंथ लिखे थे इन्होंने? तो नाम लिखेंगे आप। इन्होंने लिखा था रत्नावली इन्होंने लिखा था, पूछी जाती है, ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रत्नावली लिखी थी। एक इन्होंने लिखा था प्रियदर्शिका, और एक लिखी थी इन्होंने नागानंद। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ग्रंथ लिखे थे, साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से थे? सुप्रभात स्तोत्र और अष्ट महाश्री चैत्य, ये लिखा था। संस्कृत नाटक ग्रंथ लिखे थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये इनकी रचनाएं हुई। आई होप आपने लिख ली होगी, नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगली तरफ चलते हैं, बाणभट्ट की ओर, जो कि इनके शासन में हुए प्रमुख साहित्यकार हुए। तो बाणभट्ट द्वारा भी 2 रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो लिख लीजिए। तो बाणभट्ट द्वारा रचित रचनाएं, बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी? तो इन्होंने लिखा, एक तो कादंबरी, हर्षचरित। ठीक है, तो 2 चीजें लिखी हैं, 2 रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, कादंबरी और हर्षचरित। अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं इनमें? हर्षवर्धन ने अपने अंतिम समय में, यहाँ तो उत्तर भारत में इन्होंने सब कुछ कर लिया, नर्मदा नदी के पार ये हो ही नहीं पाए थे, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने फिर से एक और अभियान चलाया जिसमें इन्होंने सोचा कि दक्षिण भारत में जाए तो जाए, देखें क्या होता है, जीत पाते हैं कि नहीं। तो थोड़ा काफ़ी टाइम बीत गया था। उसके बाद में जब ये
अपने जीवन का आखिरी अभियान करते हैं, तो उसमें ये उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीतते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपने अंतिम अभियान में उड़ीसा वाले क्षेत्र को जीता था। तो ये सारी बातें हो गई पुष्यभूति वंश के बारे में। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा था, थोड़ा बड़ा लेक्चर था, लेकिन जब स्टोरी के माध्यम से हमने चीज़ों को समझा तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। यदि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगी तो लेक्चर को दोबारा से देखिएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लेक्चर को फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगी तो मुझे नहीं लगता कि लगेगी, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से समझाया है तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। एक स्टोरी थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुष्यभूति वंश की एक स्टोरी है, उस स्टोरी को याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध होता था उसका जो सन है वो था 632 ईस्वी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए कब हुआ था इनका युद्ध? 632 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों अब लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।